मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देंगे नियुक्ति पत्र। परिवहन निगम में सहायक लेखाकारों और मृतक आश्रितों को देंगे ज्वाइनिंग लेटर। सीएम आवास में होगा कार्यक्रम। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आए 18 प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं हुई चर्चा। सीएम धामी बोले, यूसीसी का किया जा रहा अध्ययन। उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से। स्पीकर ने कार्य मंत्रणा के लिए आज बुलाई बैठक। वरिष्ठ विधायकों को दिया गया न्योता। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी के कई इलाकों में बारिश की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए। आपको बताते हैं 16 बिंदुओं पर मोहर लगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं हुई चर्चा। यूसीसी को लेकर अध्ययन लगातार जारी है, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। प्रदेश की नई फिल्म नीति पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें, लगातार सरकार प्रयासरत है कि उत्तराखंड को एक फिल्म डेस्टिनेशन, एक अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए, जहां पर सभी कलाकार आकर अपनी फिल्म बनाएं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कई सारे प्रस्ताव बैठक में लाए गए, जिन पर मुहर लगी। तो नई फिल्म नीति अब उत्तराखंड में लागू होगी। और उसके साथ ही यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा और मंथन का दौर जारी है, लेकिन कैबिनेट की बैठक पर यूसीसी पर चर्चा नहीं हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी पर अध्ययन लगातार जारी है, इस पर अध्ययन किया जाएगा, फिर उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 18 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें 16 बिंदुओं पर मोहर लगी। जानकारी के अनुसार नई फिल्म नीति लागू की जाएगी, लेकिन चर्चा का विषय जो लगातार बना हुआ था, यूसीसी कानून, उस पर चर्चा नहीं हुई। जी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि जो कैबिनेट रखी गई है उसमें यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी और उसको मंजूरी मिल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से विधानसभा का जो सत्र होगा उस दौरान एक कैबिनेट और होनी है और उसमें जो है इसको यूसीसी को मंजूरी मिलेगी, तब उसके बाद जो है इसको विधानसभा में पारित किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जा सके, जिससे कि एक बड़ा कानून जो है वो उत्तराखंड में बन सके, जिससे कि जो उत्तराखंड वासी है उन लोगों को जो है काफी फायदा भी जो है इस दौरान मिल सके। तो देखा जा सकता है कि ये वहीं अब कैबिनेट की अगर बात की जाए तो 18 प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आए थे, जिसमें 16 बिंदुओं पर मोहर लगी है सरकार की। और इसमें से जो बड़ा फैसला जो आया है वो उत्तराखंड में जो फिल्म नीति है उसको लेकर के आया है कि जिस तरह से जो प्रोत्साहन राशि है उत्तराखंड की जो भाषा बोली है गढ़वाली कुमाऊनी, उसको जो है संरक्षण देने के लिए जिस तरीके से जो यहाँ पर 25 लाख रुपए पहले फिल्म को मिलते थे उस भाषा में बनाने के लिए, तो अब जो है उसको बढ़ाकर 8 गुना जो है उसको बढ़ा दिया गया है। 2 करोड़ का जो प्रोत्साहन राशि जो है उसको कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला जो है उत्तराखंड सरकार का इस धामी कैबिनेट के दौरान है। जी, मैंने जिस तरह से आपने बताया कि यूसीसी कानून पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। और जिस तरह से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जिस तरह से जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने भी ड्राफ्ट तैयार करने में देर की, उसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया। तो और एक बार फिर जिस तरह से अध्ययन किया जा रहा है लगातार, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कैबिनेट की मीटिंग में उस पर चर्चा नहीं हुई, तो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं अभी और इंतजार यूसीसी के लिए करना पड़ सकता है। जी, देखिए ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड को और जो है इसमें अभी इंतजार करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीएम धामी के बयान भी आ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार का जो है लगातार प्रयास है कि यूसीसी को उत्तराखंड में जल्द से जल्द जो है लागू किया जाना है। इसको लेकर के विधानसभा का जो सत्र है वो भी बुलाया गया है। तो धामी कैबिनेट की जो
अब बीते दिन जो बैठक हुई है उसमें देखा जा सकता है कि यूसीसी को लेकर किसी भी तरीके की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अब जो कैबिनेट विधानसभा सत्र के दौरान होगी उसमें जो है इसमें मोहर लगेगी और विधानसभा में जो है पारित किया जाएगा, जिसके बाद ये राज्यपाल को भेजा जाएगा और उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द यूसीसी को लागू किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड जो पहला राज्य इस दौरान बनने वाला है जो कि यूसीसी को लागू करेगा, और इसके जो अन्य जो राज्य हैं उन वो भी इसको काफी महत्वपूर्ण मानेंगे। तो देखा जा सकता है कि इसको सफल होने के बाद में वो भी अपने राज्य में इसको लागू कर सके, और हर तरह से जो है उत्तराखंड सरकार का प्रयास यही है कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जाएगी। जी बिल्कुल विनय, अब बात की जाए विनय नई फिल्म नीति की, जिस पर मोहर लग चुकी है उसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, और जिस तरह के से सरकार की मंशा थी कि उत्तराखंड देवभूमि है, वहां पर कई टूरिस्ट स्पॉट है, पहाड़ों की रानी वहां पर है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जिस तरह से बयान भी सामने आया कि कोशिश की जा रही है कि उसे एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप किया जाए, तो नई फिल्म नीति उसको लेकर लगातार एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए नई फिल्म नीति को लेकर के जो उत्तराखंड में जो फिल्मों की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं उत्तराखंड गढ़वाली या फिर जोनसार भाषाओं की अगर बात करें, उसको लेकर के जो फिल्म नीति को लेकर यहाँ पर सीएम धामी ने जिस तरह से प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है कैबिनेट में इस दौरान, तो देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्तराखंड की जो बोली भाषा है उसको और जो लोग हैं वो भी पहचान सके, उनको संरक्षण मिल सके। इसको लेकर के जो है 2 करोड़ का जो प्रोत्साहन है यहाँ पर किया गया है इस दौरान, और 25 लाख की जो प्रोत्साहन राशि थी पहले दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर यहाँ पर 2 करोड़ कर दिया गया है। तो देखा जा सकता है कि कितना सराहनीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको किया गया है, और काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल विनय, तो माना जा सकता है कि कई सारे विषय थे उन पर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि यूसीसी पर चर्चा की जाएगी और जिस तरह से लगातार वो चर्चा का विषय बना हुआ है, जल्द ही उसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सराहनीय कार्य जिसे हम मान सकते हैं सरकार का, और सार्थक चर्चा जिस बात पर हुई वो है नई फिल्म नीति, जिसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रदेश का विकास होगा। धन्यवाद विनय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए और योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए अभियान चला रही है। उत्तराखंड की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के तहत महोत्सव में प्रतिभाग किया। सीएम ने रुद्रप्रयाग जिले के विकास के लिए 466.78 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान हो, उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में नारी शक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिस प्रकार से मातृशक्ति का जो उत्साह हमारी सरकार के प्रति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो उनका दिख रहा है कि जो सरकार की योजना है और जो महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसको लेकर के पूरी मातृशक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ है। उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा सत्र में धामी सरकार यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर विधेयक पेश करेगी और इसके साथ ही विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विपक्ष यूसीसी भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडारी हत्या मामला जैसे तमाम मुद्दों के साथ ही यूके एसएससी भर्ती घोटाले पर लगातार आक्रोशित है। तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा।
अनेकों मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। हाकम सिंह का बाहर आ जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक में जो गोपन के अधिकारी पकड़े गए थे उनका स्टेटस, उसके अलावा केदारनाथ में जो सोने की चोरी हुई है 223 किलो की, उसकी जांच से नहीं बैठाया जाना, जोशीमठ को लेकर अनेकों मामले हैं, अंकिता भंडारी मर्डर केस में VIP का नाम नहीं आना, 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड का पहले नंबर पर होना, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की हालत, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक राहत नहीं दिया जाना, और यूरिया में 10 किलो की चोरी, रेट वही है जो कांग्रेस की सरकार में थी, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, रेट वही रखें। तो जो 10 किलो की चोरी हुई है यूरिया में, वो मुद्दा है, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये अनेकों लाल कुआं में बीजेपी के गांव चलो अभियान को लेकर मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 9 फरवरी से शुरू होने वाले गांव चलो अभियान को लेकर चर्चा हुई। अभियान 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव के प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही हरीश रावत ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न दिए जाने की सलाह दी। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन भारत रत्न ही सही है। पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी से, तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन मुझको तो अपने पंडित जी की चिंता है, मुरली मनोहर जोशी जी की। अगले साल तो इनकी सरकार आएगी नहीं, तो इस साल उनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे देते तो अच्छी बात है। उत्तराखंड में पुलिस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है, जिसके तहत हरिद्वार में SSP प्रेमेंद्र डोभाल ने यूपी की सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद SSP प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि बैठक में सूचनाओं के आदान प्रदान और बॉर्डर पर सघन चेकिंग पॉइंट चिन्हीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इलेक्शन को लेके जो इंटर बॉर्डर मीटिंग थी वो एक आयोजित की गई थी हरिद्वार में, जिसमें जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके सभी SPs, उच्च अधिकारी, SO इंस्पेक्टर्स वगैरह ने प्रतिभाग किया था, और हमारे जनपद के भी सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, SO इंस्पेक्टरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसमें इंटर बॉर्डर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें हम यूनिफाइड चेकिंग करा सकें। जो इलिसिट वेपन हैं इनकी तस्करी वगैरह की रोकथाम के लिए जो एक कार्य योजना है, उस पर कार्रवाई के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी, उस पर हम लोगों ने वर्क कर रहे हैं। चेक पॉइंट्स हमें बनाने हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जो है, अवैध हथियारों की तस्करी आगामी चुनाव को देखते हुए उस संबंध में समन्वय बनाया गया है। अपराधियों की सूची, वारंटीज जितने भी हैं जो फरार अभियुक्त हैं, उनकी भी सूची जो है आदान प्रदान की गई है। लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत आज हरिद्वार के CCR में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में दोनों जनपदों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि किन पॉइंट्स पे हमारे पिकेट्स लगने हैं, कहाँ पे बैरियर लगने हैं, हमारी कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से अपराधियों का आवागमन हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, और जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किए जा सके। रुड़की के इब्राहिमपुर देह गांव के पास झुग्गी बस्ती में रहने वाले कबाड़ी को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद काफी समय से चला आ रहा था। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अचानक घर से फोन आया मेरे पे कि भाई मेरा बच्चों ने फोन किया कि तुम आ जाओ, इधर झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया कि किसका साथ में हो रहा है। फिर भी मैं स्कूटी लेके चल दिया। अब भाई वहाँ पहुंचने से पहले और एक बंदा का फोन आया, वो कह रहा कि तुम्हारे भाई को चाकू लग गया, मार दिया किसी ने, तो भाई वो जो है भारत हॉस्पिटल पे है, भर्ती करा दिया। तो मैं आया, भारत हॉस्पिटल पे आया, आगे देखा कि भाई वो अंदर भर्ती करा पाया, किसी ने भर्ती कर दिया। तो भाई वहां से फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बता रहा कि भाई इसे जो है यहाँ से कहीं और ले जाना है, चल जाए आरोग्य में। तो भाई वहाँ पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, मर गया। चाकू से हमला हुआ है इधर इस साइड में दोनों जगह पे हमला हुआ है। पैसा पूसा का मामला होगा शायद, जैसे कि भाई वो भी पन्नी पुन्नी खरीद रहा, कबड्डी का काम।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सामान्य हो चला है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी बद्रीनाथ क्षेत्र में सड़क से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। बद्रीनाथ धाम से करीब 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है। बद्रीनाथ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 से 4 फीट बर्फ लगातार जमी हुई है और बर्फ हटाने का कार्य भी लगातार जारी है। बर्फबारी के बाद मौसम सामान्य है, लेकिन नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं जाम की समस्या है। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि भारी हिमपात के बाद बर्फबारी का नजारा देखने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने पर्यटन नगरी मसूरी का रुख किया, जिसके बाद सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। हल्की फुल्की बर्फ पड़ी है और आज हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे और जैसे हम लोग मसूरी आए तो मसूरी पूरा बर्फ से ढका हुआ था। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मतलब बर्फ देखे, और हम बहुत लकी हैं कि हम मसूरी आके यहाँ पे बर्फ देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पास देहरादून सबसे ज़्यादा पास मसूरी है। और मसूरी इतना प्यारा हिल स्टेशन है और यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत लेट हुई है इस बार बर्फबारी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ देखिए। हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी आ गए थे सिर्फ स्नोफॉल को देखने के लिए यहाँ पे। रुड़की पुलिस ने जोगेंद्र चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बेटे ने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने जोगेंद्र के बेटे अनुराग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित कार और बाइक बरामद की गई है। आरोपियों ने जोगेंद्र चौधरी की उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जोगिंदर जिनका नाम था, इनकी हत्या इनके ऑफिस में ही कर दी गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात सामने आई थी कि 3 लोगों के द्वारा ये हत्या की गई थी और ये ऑटोमेटेड वेपन से हत्या की गई थी। इसमें 10 राउंड टोटल फायर हुए थे। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में तुरंत लिया था। आज इसमें टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो अनुराग, जिनकी हत्या हुई थी, उन्हीं के पुत्र के द्वारा ये हत्या करवाई गई थी और इसका पीछे मास्टरमाइंड भी अनुराग ही था। पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग की है। वेपन जो यूज हुए थे, उसमें प्रयुक्त हुए थे, उनको भी पुलिस ने संज्ञान में उनको ले लिया है कब्जे में। साथ में जो व्हीकल्स इनके द्वारा यूज किए गए थे वो भी पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। सभी आरोपियों को पुलिस अभी रिमांड पे भेज रही है, अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वर्चुअल यात्रा बैठक में यात्री सुविधाओं पर अहम चर्चा हुई, जिसमें श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आगामी यात्रा काल को देखते हुए व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और सभी मंदिरों में तीर्थयात्रियों को दर्शन पूजा के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी हैं। बता दें कि मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के निर्देश पर मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने देहरादून कार्यालय से अधिकारी कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 14 फरवरी बसंत पंचमी को तय की जाएगी। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान ने धर्मशाला में गांव चलो अभियान को लेकर सीतापुर मंडल कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष नागेंद्र राणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदेश चौहान ने प्रवास के लिए कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारियों से अवगत करवाया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए कहा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। अभियान हमारा एक महत्वपूर्ण अभियान है। आने वाले समय में 9, 10, 11 फरवरी को ये अभियान संपन्न होगा। इसमें हमारे बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता दूसरे बूथ पर जाकर 24 घंटे वहाँ पर लगाएगा और बूथ से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सब वहाँ पर देखरेख करेगा। उसमें प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेगा और उन काम को जो पार्टी के संगठनात्मक कार्य हैं उनको पूरा करेगा। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, हमारे बूथ अध्यक्षों, हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक का आयोजन किया गया और उनको बताया गया कि उनको 24 घंटे उस बूथ पर लगाना है और सभी समाज के वर्गों को जोड़ते हुए
उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का और अधिक समर्थन बढ़े। हमारा जो लक्ष्य है कि 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मिले, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए परिवारों को जोड़ने का काम करना है। कुल मिलाकर हर कार्यकर्ता 24 घंटे बूथों पर जाएगा, वहां प्रवास करेगा। केंद्र सरकार बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। लालकृष्ण आडवाणी काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। राम मंदिर निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष के लिए गौरव का विषय है वो लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। जनसंघ के समय से वो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में लगे हुए थे और आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें भी उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता कदापि। तो इसमें इसको देखते हुए अगर उनको आज भारत रत्न का पुरस्कार मिल रहा है तो ये एक गौरवपूर्ण क्षण है। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा कि इतने वरिष्ठ नेता को, जो कि पार्टी की नींव है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है, उनको इस सम्मान से नवाजा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।